हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन, जो कि चाइल्ड साइकेट्री में आता है टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है, इसमें है डेफिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। डेफिनेशन में रहेगा कि मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब कि जो जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है पर्सन का, जर्नल इंटेलेक्चुअल मतलब जिसमें थिंकिंग है, परसेप्शन है, कॉग्निशन है, वो चीज़ें सब एवरेज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से और एसोसिएटेड विद, जिसकी वजह से क्या रीज़न होता है, उससे रिलेटेड क्या रहेगा कि पर्सन का इम्पेयरमेंट इन अडप्टिव बिहेवियर। बच्चा या पर्सन जो भी है, बच्चा रहेगा या बड़ा है जिसमें ये प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि उसका अडप्टिव बिहेवियर, जो एडजस्टमेंट होती है उसके बिहेवियर में, वो नहीं हो पाती। और ये जो कंडीशन है उसकी डेवलपमेंटल पीरियड में होती है सबसे ज़्यादा। लाइक जैसे कि ये है चाइल्डहुड एज है, चाइल्डहुड और अडल्ट एज है, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है हमारा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कितने केस हैं। वर्ल्ड में पॉपुलेशन का 3% एस्टिमेटेड किया गया मेंटल रिटार्डेशन का, और जो हमारे इंडिया में है आउट ऑफ 1000 पीपल 5 चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड हैं, जो कि 13 मार्च 2000 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। मेंटल रिटार्डेशन कॉमन है बॉयज़ में दैन द गर्ल। सीवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन हाई है ड्यू टू फिजिकल डिजीज़, फिजिकल कंडीशन की वजह से सीवियर और प्रोफाउंड ज़्यादा होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर। इसमें हमारा फैक्टर दिया है जेनेटिक फैक्टर के बेस पे, जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उसका रीज़न है। उसकी वजह से जो रीज़न होते हैं पर्सन में, सबसे पहले है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की वजह से। डाउन सिंड्रोम एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, कैट क्राई सिंड्रोम है, पैडर विली सिंड्रोम है, क्रेनियल मालफॉर्मेशन है, हाइड्रोसेफेली है। अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो आते हैं जिसमें फिनाइलकेटोन्यूरिया, विल्सन डिजीज़ है, ग्लैक्टोसीमिया है। ग्रॉस डिजीज़ ऑफ ब्रेन में रहेगा ट्यूबरकस स्क्लेरोसिस है, न्यूरोफाइब्रोमेटिस और एपिलेप्सी। इनकी वजह से भी हम बच्चे को डेवलपमेंट एज में अगर ये डिसऑर्डर उसमें प्रेजेंट है तो ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे प्री नेटल रिस्क फैक्टर। प्री नेटल में होगा जब बच्चे का बर्थ मतलब कंसेप्शन पीरियड होता है, उस टाइम पे इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन रूबेला इन्फेक्शन मदर को है, साइटोमेगालोवायरस है, सिफिलिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, तो उसकी वजह से एंडोक्राइन डिसऑर्डर में रहेगा। मदर में अगर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोपैराथायराइडिज्म है, उसकी वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, इंटॉक्सिकेशन ड्रग ज़्यादा हो गई हैं तो उसकी वजह से होता है। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल डैमेज और डिजीज़, जिसमें कि इंजरी हो गई है बर्थ के टाइम पे, मदर को इंजरी हो गया, हाइपोक्सिया हो गया है, रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया, मदर को हाइपरटेंशन है, अनीमिया है या एम्फाइसीमा कंडीशन है उसमें। और प्लेसेंटल डिसफंक्शन की वजह से क्या रहता है कि प्लेसेंटा मेन पार्ट होता है जिसके थ्रू बेबी को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, फूड सप्लाई मिलती है, तो उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन होने के चांस है, जिसमें टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया, ये ओबेसी में डिसऑर्डर्स आते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स आता है, न्यूट्रिशनल डिप्रिवेशन रहेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन है उसकी वजह से। इसके बाद आता है हमारा पेरीनेटल डिलीवरी के टाइम पे जो भी है, बर्थ एस्फेक्सिया अगर हो गया है, बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिली, प्रोलॉन्ग्ड और डिफ़िकल्ट लेबर है, तो उस कंडीशन में प्रीमेच्योर है, टाइम से पहले बेबी हो गया है। नेक्स्ट ये होता है जिसमें कि बिलीरुबिन का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है बच्चे में, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, जैसे कि फोर्सेप्स डिलीवरी है, वो हेड पे प्लेस की जाती है, तो उसकी वजह से हेड पे प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे पोस्टनेटल फैक्टर। पोस्टनेटल फैक्टर में रहेगा डिलीवरी के बाद जो कंडीशन होती है, तो इसमें इन्फेक्शन है, इंसेफेलाइटिस अगर हो गया है, मेलेज है, मेनिंजाइटिस कंडीशन हो गई है, तो उसमें। अदर आता है हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल और सोशो कल्चरल फैक्टर, जिसमें कल्चरल डिप्रिवेशन है, लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें इनएडिक्वेट केयर टेकर, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है जैसे होनी चाहिए थी, और चाइल्ड अब्यूज़ अगर हो रहा है तो उस केस में भी मेंटल रिटार्डेशन होने के चांस होते हैं बच्चे में। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है इसमें?
मेंटल माइल्ड मेंटल, इसमें 4 क्लासिफिकेशन टोटल आती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड जो मेंटल रिटार्डेशन है जिसमें आईक्यू लेवल पर पर्सन का 50 to 70 होता है, ये कॉमन मेंटल रिटार्डेशन 85 to 90% केसेस में होता है, जिसमें कि मिनिमम रिटार्डेशन जिसको सेंसरी मोटर एरिया में मिनिमम रिटार्डेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे मॉडरेट, जो कि 35 to 50 आईक्यू लेवल होता है, जो कि टोटली 10% मेंटली रिटार्डेड इस ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। सीवियर रहेगा 20 to 35, जिसमें कि मेनली पर्सन का जो पुअर मोटर डेवलपमेंट है वो रहेगी, और साथ में यहाँ पे स्पीच में डिले हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल में डिले होगा। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, जो इससे भी अबव है। इसमें आईक्यू लेवल बिलो 20 रहता है, इसमें 1 to 2% टोटल मेंटली रिटार्डेड आते हैं, बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांस है। बट इसमें क्या रहता है कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जैसे कि बच्चे का ग्रोथ है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, उसमें जो उसके स्किल्स डेवलप होने चाहिए थे वो प्रॉपर नहीं हो पाते, तो यहाँ पे कांस्टेंट नर्सिंग केयर उसको चाहिएगी और प्रॉपर सुपरविजन उसको चाहिएगी अगर इस स्टेज में बच्चा है तो। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? फेलियर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जैसे इस पिक्चर में आपने देखा है कि एज होने के बाद भी बच्चा इमेच्योर लगता है, तो वो कंडीशन हमारी इसमें आती है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ कोग्निशन फंक्शन, जैसे इनेबिलिटी टू फॉलो कमांड और डायरेक्शन, जो आप उसको बोलते हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। इसके बाद फेलियर टू अचीव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल मार्कर, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता जो उसके डेवलपमेंटल मार्कर होने चाहिए जो एज के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस एबिलिटी टू लर्न और टू मीट एकेडमिक डिमांड, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो एकेडमिक डिमांड होनी चाहिए उसकी और जो एबिलिटी होनी चाहिए लर्निंग की वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और वो लैंग्वेज और जिसका मतलब लैंग्वेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और उसको रिसीव नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें इसमें, ये सब सिम्टम्स इसमें आते हैं। इसी में कंटिन्यू है हमारा यहाँ पे, जिसमें साइकोमोटर स्किल डेफिसिट रहेगा। साइकोमोटर मतलब जो बच्चे का सेंसरी और मोटर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, सेल्फ एस्टीम डिफ़िकल्ट रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, अपसेट रहेगा, डिप्रेशन और लेबाइल मूड भी हो सकता है। एक्टिंग आउट बिहेवियर, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, जैसे अटेंशन सीकर टाइप रहेगा। परसिस्टेंट इन्फेंटाइल बिहेवियर, लगातार बच्चे जैसा ही बिहेवियर उसका रहेगा ओल्ड एज में होने के बाद भी। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे डायग्नोज हम कैसे करेंगे? तो हिस्ट्री कलेक्शन रहेगी। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन में रहेगा मदर से हिस्ट्री, पेरेंट्स से हिस्ट्री, केयर टेकर है, अगर बच्चा स्कूल या जैसे प्री स्कूल वगैरह में आपने छोड़ दिया है या नर्सरी वगैरह में जाता है या जैसे अपने कहीं पे उसको केयर के लिए छोड़ा हुआ है तो वहाँ से हम हिस्ट्री ले सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगी, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगी जिसमें सिटी स्कैन, MRI वो रहेगा हमारा ब्रेन के असेसमेंट के लिए, फंक्शनल जो ब्रेन पार्ट है उसकी असेसमेंट के लिए। माइलस्टोन डेवलपमेंट असेस होगी जिसमें इन्वेस्टिगेशन आगे हम करेंगे। यूरिन और ब्लड एग्जामिनेशन रहेगा जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हमने पीछे पढ़े हैं सिम्टम फैक्टर में, उसमें वो असेस करने के लिए। कल्चरल किया जाएगा जिसमें साइटोजेनिक और बायोकेमिकल स्टडी असेस होगी जिसमें कि ब्रेन मतलब कि जो केमिकल हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसकी स्टडी होगी। एनाटमोसिस अमीनोसेंटोसिस किया जाएगा जिसमें कि ये रहता है अगर मतलब कि प्री नेटल अगर हम असेसमेंट करते जैसे कि फर्स्ट बेबी है उसमें मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है तो सेकंड में ना हो, उसको असेस करने के लिए हम अमीनोसेंटेसिस करवा सकते हैं बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर असेस करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे EEG रहेगा जो कि सीज़र अगर प्रेजेंट है तो उसमें CT स्कैन MRI रहेगा जो कि हम जैसे ट्यूबरकस स्क्लेरोसिस है उसको फाइंड आउट करने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट हम करवा सकते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जिसमें स्टैनफोर्ड बीन इंटेलिजेंसी स्केल है, वॉचलेस इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन है। ये सब चीज़ें बच्चे की डिसेबिलिटी को असेस करने के लिए कौन सी कैटेगरी में बच्चा आ रहा है, जैसे माइल्ड में है, मॉडरेट में, सीवियर में या प्रोफाउंड में, उसको असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट में रहेगा बिहेवियर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमनली यही दिया जाता है कि बिहेवियर कैसे बच्चे का असेस किया जाए, तो उसमें बिहेवियर थेरेपी रहती है वो दी जाती है। इन्वायरमेंट सुपरविजन रहेगा, जैसे इन्वायरमेंट में जैसे स्कूल में है, घर में है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो असेस किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चे की डेवलपमेंटल नीड और उसकी जो प्रॉब्लम है
उसको हम मॉनिटर करते हैं। इसके बाद आता है प्रोग्राम्स दैट मैक्सिमाइज स्पीच, जिसमें कि ऐसे प्रोग्राम हम दें बच्चे को, जैसे स्पेशल स्कूल्स होते हैं, आपने सुना होगा अंकुर नाम से स्पेशली होते हैं, या अदर नाम से हर एक स्टेट में सिटी में अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, सोशल और सेल्फ केयर और ऑक्यूपेशनल स्किल्स की जो टेक्निक हैं, वो जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं जो कंडीशन के साथ हो रहे, मेंटल रिटार्डेशन के साथ बच्चे में अदर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम बच्चे में है, तो वो भी डायग्नोज किए जाते हैं, जिसको हम ड्यूअल डायग्नोज भी बोल सकते हैं या डिफरेंशियल डायग्नोज भी बोला जाता है। फैमिली थेरेपी इसमें दी जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को भी ज़रूरत होती है, उनको भी पता होना चाहिए माइलस्टोन्स क्या है, उनको कॉपिंग स्किल्स अच्छे से पता होने चाहिए। बच्चे का जो गिल्टी मतलब अपने एंगर और अपने गिल्ट के साथ, क्योंकि उनको सोसाइटी में बात कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए उनको कॉपिंग स्किल्स दिए जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा। नर्सिंग मैनेजमेंट में रहेगा सबसे पहले है बच्चे की स्ट्रेंथ और एबिलिटी, और उसका जो प्लान है जो केयर को मेंटेन करने के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए प्रोग्राम्स है, वो हम चेक करेंगे। इसके बाद बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल हमें पता होना चाहिए, वो असेस करेंगे। सपोर्टिव इंटरवेंशन उसको देंगे। सपोर्टिव मतलब जैसे कि एग्जांपल है स्पीच है, लैंग्वेज है, ऑक्यूपेशनल स्किल्स जो भी नीडेड हैं, जिनकी ज़रूरत है बच्चे को, वो मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे को नेचुरल और नॉर्मल फीलिंग और इमोशंस को समझने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ उसको सेफ्टी जो नीड है, सेफ्टी सिक्योरिटी, वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। सेल्फ इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए उसको सिखाएंगे, मतलब उसको प्रिवेंशन कैसे कैसे रहेगी वो हम सिखाते हैं, सिखाना ज़रूरी है। उसको बताना क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद बच्चे का फिज़िकल और इमोशनल डिस्ट्रेस हम चेक करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चे का जो बिहेवियर है, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम डाइवर्ट करेंगे। जैसी उसकी एनर्जी है, मतलब जैसे कि बच्चे को एग्जाम्पल जैसे कि अडप्टिव स्किल्स हैं बच्चे के, वो सिखाएंगे, जैसे कि ईटिंग है, ड्रेसिंग है, ग्रूमिंग है, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह है, वो सब उसको सिखाई जाएगी। बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट मतलब पहले उसको करके दिखाएंगे, जिसकी वजह से वो खुद केयर कर सके। एग्जाम्पल जैसे कि बाथिंग, सबसे पहले ब्रशिंग है, ब्रशिंग कैसे करती हैं उसको डेमो करके दिखाना। बाथिंग है, कपड़े पहनना, शू लेशिस टाई करना, ये सब चीज़ें, खाना खाना, अपने बर्तन उठा के रखना, वो सब चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ बच्चे का कॉम्प्लेंस है, कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स और बिहेवियर जो भी हैं, वो उसको सिखाया जाएगा कि सोसाइटी में कैसे रहना, किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी और सुपरवाइज्ड इन्वायरमेंट उसको देना है, लगातार एक जैसी चीज़ें ही हो, क्योंकि जब कुछ ना कुछ अगर चेंज हो जाता है तो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, स्पेशली मेंटली रिटार्डेड या जिनमें डिप्रेशन के साथ साथ ये क्या बोलते हैं, ऑटिज़म कंडीशन जो होती है, ऑटिज़म के भी सिम्टम कई बार आ जाते हैं, या एपैथी कंडीशन होती है, तो वो उस कंडीशन में बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता। तो जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सेम होने चाहिए। जो नर्स वहाँ पे काम कर रही, जो बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रही है, वही सेम हो, शिफ्ट के अकॉर्डिंग वही सेम हो। अगर चेंज नहीं, मतलब अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो उसमें पहले ही एक्सप्लेन कर देना पेरेंट्स को, या जो उसके केयर टेकर वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे बच्चे को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जितना जल्दी, मतलब सीखने के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हमने करना है। सपोर्टिव लिमिट एक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। एक्टिविटी में सपोर्टिव केयर मतलब कि टोटल हम मैक्सिमम इतना होना चाहिए कि बच्चा खुद कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट हमें उसको प्रोवाइड करना है, बार बार हमें उसको सपोर्ट नहीं करना। इसके साथ साथ है यहाँ पे मेंटेनेंस और इन्हांस रहेगा पॉजिटिव फीलिंग में बच्चे का, और सेल्फ के रिगार्डिंग और डेली एक्टिविटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे प्रोग्नोसिस में है कि मेंटल रिटार्डेशन इम्प्रूव हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल केयर लंबे टाइम तक बच्चे को ज़रूरी नहीं है। इंस्टीट्यूशन मतलब उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता, लंबे टाइम तक हम उसको हॉस्पिटलाइज करके नहीं रख सकते। यहाँ पे मेन स्ट्रीम्ड है, जब भी फेसिबल हो, जितना भी हो, बच्चे को सर्वाइवल स्किल्स ज़रूरी रहेगा, उसको बार बार सिखाना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसमें बच्चे का क्या रहेगा कि साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल कंडीशन है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की हो सके। थैंक यू। आज का ये था हमारा टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।